अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है लिमिटेशन एक्ट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लिमिटेशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लिमिटेशन एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट। जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी लॉ जो है वो या तो रेट्रोएक्टिव होता है या तो प्रोस्पेक्टिव होता है। तो अगर हम लिमिटेशन एक्ट को देखें तो ये हमारे पास जो लॉ है ये क्या है, ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। अब सबसे पहले कोई भी लॉ समझने से पहले सिंध के स्टूडेंट्स याद रखें कि उसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपको याद होनी चाहिए। अब जो लिमिटेशन एक्ट है इसके लिए मैं आपको सिंपल इतना गाइड करूंगा कि लिमिटेशन एक्ट की और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट की जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो सेम ही है। तो इसको याद करने में आपको इस तरीके कार से आसानी होगी। सबसे पहले बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट की कि लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए लिमिटेशन एक्ट के ऑब्जेक्ट की, तो डिफाइन अ पर्टिकुलर लिमिटेशन, ये हमें क्या बताता है, पर्टिकुलर लिमिटेशन बताता है। टू डिफाइन अ पर्टिकुलर लिमिटेशन। अब देखें लिमिटेशन क्यों बता रहा है ये। जब हम इसके बैकग्राउंड पे गए तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एक ए है और एक बी है। अगर ए पार्टी क्या करती है, ए पार्टी जो है बी के लिए बी के खिलाफ सूट दाखिल करती है या बी के खिलाफ अपील दाखिल करती है, तो इसका अगर टाइम पीरियड डिफाइंड ना होता तो इसका क्या नतीजा निकल सकता था। इसका नतीजा ये निकलता सिंपल वे में कि जो है वो बहुत ही तवील अरसे में कन्वर्ट हो जाता। मतलब कि अगर वो चाहता तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के टाइम पीरियड बाद भी उसके खिलाफ अपील दाखिल कर सकता था, एप्लीकेशन दाखिल कर सकता था। तो इसीलिए लिमिटेशन क्या बताता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताता है कि जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने क्या करना है, आपने लिमिटेशन एक के तहत जो है फाइल करनी है एप्लीकेशन, अपील या फिर जो है सूट दाखिल करना है। अब ये जो हमारे पास लिमिटेशन एक्ट है इसके अगर हम सेक्शंस देखेंगे, प्रोविजंस देखेंगे, तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, उसके अंदर हमें कुछ ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे जो कि उसकी एक्सेप्शंस भी बयान करेंगे। ठीक है, फिर सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ साथ जो टाइम लिमिटेशन है वो कहाँ पर डिफाइंड है, वो आपके स्केड्यूल के अंदर डिफाइंड है। अब अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि स्केड्यूल पढ़ना बहुत ही कोई हार्ड है, इसको पढ़ा नहीं जाता। तो देखें इसको पढ़ने के लिए मैं आपको सिंपल इतना गाइड करूँगा कि इसके कुछ ऐसे शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि किन किन आर्टिकल्स के अंदर 3-3 साल का टाइम पीरियड डिफाइन है। ठीक है, और किन किन आर्टिकल्स के अंदर जो है सेपरेट टाइम डिफाइन है। जैसे कि अगर बात करें की जाए किस चीज़ की, कि अगर किसी शख्स को फांसी का ऑर्डर हो जाए, तो फांसी का जब ऑर्डर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर उसके खिलाफ वो अगर अपील करना चाहता है हायर अथॉरिटी में, हायर कोर्ट में, तो वो उसके पास जो टाइम लिमिटेशन वो कम से कम टाइम लिमिटेशन, मतलब उससे कम तो लिमिटेशन है ही नहीं लिमिटेशन एक्ट के अंदर। वो कितना टाइम लिमिट है, वो है आपका 7 डेज। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए कि सबसे ज़्यादा टाइम लिमिटेशन का है, वो है 60 ईयर्स, जो इनहेरिटेंस के मामला थे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट अगर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो हमें मिल जाते हैं सेक्शन नंबर 3 की सूरत में। सेक्शन नंबर 3 क्या बताता है, सेक्शन नंबर 3 हमें बताता है कंडोनेशन ऑफ डिले, कंडोनेशन ऑफ डिले। उसके बाद सेक्शन 5 पे आएंगे तो सेक्शन 5 बताएगा सफिशिएंट काज, सफिशिएंट काज। फिर उसके बाद सेक्शन 6 बताएगा लीगल डिसएबिलिटी। ठीक है, लीगल डिसएबिलिटी के बाद फिर आएगा आपका कंटिन्यूइंग लीगल डिसएबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूइंग लीगल डिसएबिलिटी। फिर आएगा कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन। फिर आ जाएगा आपका इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, और इफेक्ट ऑफ फ्रॉड के बाद आएगा आपका इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, फिर एक और सेक्शन भी है जो कि ओमिटेड है, ओमिटेड सेक्शन है 28 इसका, जो किस चीज़ के बारे में बात करता है, जो बताता हमें कि लिमिटेशन एक जो है, ये सेक्शन कब ओमिट हुआ, ये सेक्शन ओमिट होता है 1995 में, 1995 में, 1990
1992 के अंदर, 1991 के अंदर जो है इसके खिलाफ अपील दाखिल होती है। अब सेक्शन 28 कहता क्या है? सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल आपके इलाके में कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके इलाके में आप रह रहे हैं 20 साल से ज़्यादा अरसे से, 20 साल से ज़्यादा अरसे से आप रह रहे हैं और आपके ही कोई भी नेबर क्या करता है, कोई ऐसी लंबी बिल्डिंग इमारत खड़ी कर देता है जिससे कि आपकी हवा वगैरह हक़ आसाइश पामाल हो रहा है। जब आपका हक़ आसाइश पामाल होगा फिर आप उसके ख़िलाफ़ जो है सेक्शन 28 की एप्लीकेशन करते थे। अब सेक्शन 28 क्या कर रहा है? सेक्शन 28 जो है हमें बताता रेमेडी, सब्सटेंटिव पार्ट था किसका? लिमिटेशन का। सब्सटेंटिव पार्ट के अंदर ये बताता था कि इट वाज एन सब्सटेंटिव प्रोविजन, जो हमें सिंपली ये कहता था कि अगर तो किसी को राइट देना या किसी को राइट देना, ये सब्सटेंटिव लॉ है। अब लिमिटेशन एक्ट क्या है? लिमिटेशन एक्ट जो है हमारे पास एक प्रोसीजरल लॉ है। एक प्रोसीजरल लॉ के अंदर अगर सब्सटेंटिव पार्ट आ जाता है इट मीन्स के वो पूरे के पूरे लॉ के खिलाफ है। तो इस वजह से 1991 के अंदर इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन, एक जो है केस फाइल हुआ कि इस सेक्शन को ओमिट किया जाए क्योंकि ये अगेंस्ट द इस्लाम है। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, कंडोनेशन ऑफ डिले, सफिशिएंट काज, लीगल डिसेबिलिटी, कंटिन्यूस लीगल डिसेबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिटन के अंदर भी आ सकते हैं। अब इसको किस तरीके से आपने नोट डाउन करना है, इसको लिखने का क्या तरीक़ेकार है, तो इसके लिए मैंने जो है नोट्स प्रिपेयर किए हैं खुद से, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। फर्दर उसके बाद आ जाती है इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अगर बात की जाए इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट की, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? 7 अगस्त 1908, ठीक है, और 1 जनवरी 1909 क्या है इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या बताती है कि किस दिन ये लॉ जो है पास होता है, ठीक है, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कि किस दिन से ये कानून इन्फोर्स में आया। अब हमारे पास जो लॉ है वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा होना चाहिए प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। कोई भी लॉ प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। जब हम आर्टिकल नंबर 12 खोलते हैं, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है एवरी लॉ शैल बी प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि कोई भी लॉ पास होता है तो वो एप्लीकेबल होना चाहिए फ्यूचर डेट से। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ने कि हमारा जो लॉ है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रोस्पेक्टिव। और रेट्रोएक्टिव लॉ कौन सा होता है? रेट्रोएक्टिव लॉ सिंपली वो लॉ होता है जो कि उस दिन से ही एप्लीकेबल हो जिस दिन वो पास हुआ हो, मतलब उसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सेम ही हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो हो जाता है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट होता है डेफिनेशन क्लासेस से। डेफिनेशन क्लासेस ही आपको बताती हैं कि पूरे के पूरे इस लॉ के अंदर आपके ये जो वर्ड्स हैं इनकी क्या मीनिंग होगी। ये पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी लॉ के अंदर ये आपको बताया जाए कि उस लॉ के अंदर इन वर्ड्स की क्या मीनिंग हो, वो आपको पता चलेगा डेफिनेशन क्लासेस से। अब देखें जुडिशरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे एक क्वेश्चन को। सबसे पहले तो याद रखें कि अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो स्क्रीनिंग के अंदर आपके डेफिनेशन क्लासेस से, आपके किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोविज़न से कोई भी क्वेश्चन वो अराइज कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाती है किससे? रिटर्न के हवाले से, तो लास्ट टाइम भी रिटर्न से एक 2022 के अंदर एक जो है क्वेश्चन आया था किसका? लिमिटेशन का। वो था सेक्शन नंबर 5 सेक्शन नंबर 12 से लेके सेक्शन नंबर 14 तक। उसने पूछा था आपसे सेक्शन नंबर 12 से लेकर सेक्शन नंबर 14 को आपने एलोबरेट करना है। अब एलोबरेट किस तरीके से किया जाएगा प्रीफेस से लेके प्रिक्लूड तक, वो मैंने नोट्स जो है प्रिपेयर कर लिए हैं सीपीसी के और जो है लिमिटेशन के कंबाइंड हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कर रहा था जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए सिंपली इतना बता दूं कि जो सिंध है, सिंध के जुडिशरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैरक्स पे कमांड हासिल कर लें और उनकी इंग्लिश, ठीक है। अगर बैरक्स को आपने 3 से 4 बार अच्छे तरीके से पढ़ा है, 3 से 4 बार अच्छे तरीके से पढ़ने का मकसद क्या होता है? इट मीन्स कि आप लॉ को समझ चुके हैं, ठीक है, मेजर एक्ट्स की सूरत में भी और माइनर एक्ट की सूरत में भी, जो कि नियर अबाउट कोई अगर सिलेबस को काउंट किया जाए तो 22 से 25 जो है आपके एक्ट्स बनते हैं, ठीक है। और इंग्लिश आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि इंग्लिश के अंदर
कोई भी अगर आपकी मिस्टेक फाइंड आउट करना चाहे तो वो फाइंड आउट ना कर पाए, मतलब कि ग्रामेटिकल आपकी मिस्टेक्स ना हो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बैरक्स की वर्डिंग लिखेंगे, आप अपनी वर्डिंग में भी अगर कन्वर्ट करके जुडिशरी के अंदर रिटर्न के अंदर लिखेंगे तो वहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो चेक होनी ही होनी है। ठीक है, अब अगर हम डेफिनेशन क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले क्या है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होती है? एप्लीकेशन के बारे में इसने बताया इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू एप्लीकेशन इज मेड। तो इसके अंदर याद क्या रखा जाए इस वर्ड के अंदर? इस वर्ड के अंदर हमने याद रखना है कौन सा? फ्रॉम और थ्रू, मतलब कि जिसके ज़रिए से एप्लीकेशन बनी हो। अगर मैं कोड के अंदर चला जाता हूं और एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन फाइल करता हूं, यानी कि मैं कर रहा हूं, मतलब कि फ्रॉम मी एप्लीकेशन इज़ मेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका प्रोविज़न है वो आ जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज की सूरत में। बिल ऑफ एक्सचेंज, अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन नंबर 5 के अंदर बताया गया है। अब सेक्शन 5 क्या कहता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का? अगर इसको आप खोल के ज़रा पढ़ेंगे तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन नंबर 5 ये कहता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब कि कोई भी चेक वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए, जिसके बदले में आप कोई चीज़ ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है बिल जमा करवाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हम एक्सचेंज ऑफ मनी पे बिल जमा कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से चेक वगैरह है। ठीक है, उसके बाद अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 5 भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर एग्जांपल जो है वो चेक की मिलेगी। नेक्स्ट जो प्रोविजन आ जाता है वो आ जाता है बॉन्ड का। अब बॉन्ड क्या है आखिर? देखिए, बॉन्ड के बारे में इसने ये कहा कि इंक्लूड्स एवरी पर्सन ऑब्लाइज टू पे ऑब्लिगेशन, ठीक है, एनदर ऑन कॉन्फिडेंशन टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्ट। मतलब कि ये जो बॉन्ड है ये क्या है? ये आपको बाउंड कर रहा है। क्या बाउंड कर रहा है? कि एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन पर, कि आपने ऐसा करना ही करना है। जब आप कोर्ट के अंदर बॉन्ड्स वगैरह, श्योरिटी वगैरह जमा करवाते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है? आप कोर्ट के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, बाउंड हो जाते हैं कि आप जो है हर पेशी पर आना ही आना होता है। ठीक है, मतलब कि आप जो है एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन पर बाउंड हो गए वो परफॉर्म करने के लिए, इसको हम कहते हैं बॉन्ड। नेक्स्ट प्रोविजन डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट के बारे में इसने क्या कहा? डिफेंडेंट कौन होगा? डिफेंडेंट के बारे में इसने सिंपली हमें इतना क्लियर किया कि अ पर्सन टू बी सूड। ठीक है, अ पर्सन टू बी सूड, मतलब जिसके खिलाफ आप केस दाखिल कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं। फिर उसके बाद ईजमेंट क्या है? ईजमेंट सिंपली हमें यह कहता है कि हक के आसाइश, हक के आसाइश। हक के आसाइश क्या होती है? मैंने आपको अभी भी क्लियर किया कि हक के आसाइश एक ऐसा लॉ है, लॉ ऑफ ईजमेंट, जिसके अंदर टॉड एंड ईजमेंट हम साथ में पढ़ते हैं। तो हक के आसाइश एक ऐसा कानून है जिसके ज़रिए से आपके पास एक राइट क्रिएट हो जाता है किसी और की प्रॉपर्टी का। मतलब कि प्रॉपर्टी मिस्टर ए की, ठीक है, ऑनर मिस्टर ए, लेकिन यहाँ पर मिस्टर बी का भी एक राइट है। वो राइट क्या है? वो राइट सिंपल ये है कि मिस्टर बी अगर 20 साल से ज़्यादा अरसे से वहाँ पर रह रहा है, ठीक है, और मिस्टर ए क्या करता है? एक लंबी सी इमारत खड़ी कर देता है। जैसे कराची के अंदर आपने देखा होगा कि लंबी लंबी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। मैं लाहौर से जब फर्स्ट टाइम कराची मूव किया मैंने, तो मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स ही हैं। तो कहने का मकसद क्या है? ये जो लंबी लंबी इमारतें, इनके खिलाफ अगर कोई केस करना चाहे तो कौन कर सकता है? जो शख्स वहाँ पर रह रहा हो 20 साल से ज़्यादा अरसे से। टाइम पीरियड इसका याद रखना है कौन सा? मोर देन 20 ईयर्स। ठीक है, तो अगर वो हक आसाइश का अगर केस फाइल करेगा तो फिर क्या होगा? फिर वो जो है उसका राइट क्या हो रहा है? उसका राइट यहाँ पर इन्फ्रिंज हो रहा है। किस चीज़ का राइट? हवा का राइट। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल जो ऑक्सीजन है वो कह रहा है कि मेरा एक राइट है पर्टिकुलर, कि मैं यहाँ पर खुली फ़िज़ा जो है लेने के लिए बैठा हूँ। अब जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसने तो हमें आर्टिकल 24 और 23 की सूरत में ये बताया कि एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैज़ राइट टू एक्वायर, सेल और ओन हिज ओन प्रॉपर्टी। मतलब कि लेकिन विद एज पर लॉ, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी एज पर लॉ। एज पर लॉ क्या है? आपके पास एक राइट है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत अपनी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं, या किसी को जो है आप जो है रेंट पे भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में किसी और का भी राइट है। एक तो कौन सा राइट? जो कि नेबर्स का राइट है। ठीक है, दूसरा राइट किसका है? गवर्नमेंट का भी राइट है। गवर्नमेंट का राइट क्या है? कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में से कोई माइंस वगैरह
कोई ऐसी कोई ऑयल वगैरह, कोई पेट्रोलियम वगैरह या गैस वगैरह निकल आती है तो प्रॉपर्टी आप से गवर्नमेंट लेने की हकदार है, लेकिन आपको पे करेगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है ईजमेंट के लिए। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ईजमेंट के लिए डेफिनेशन है नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ईजमेंट एक ऐसा राइट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा। फिर उसके बाद फॉरेन कंट्री के बारे में इसने बात की। फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री मतलब कि जाहिर सी बात है आउट ऑफ पाकिस्तान जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ हैं। गुड फेथ, अब गुड फेथ के अंदर आपने ये याद रखना है गुड फेथ है क्या। अब गुड फेथ के लिए मिसाल के तौर पे जितने भी आप चेक्स वगैरह देखते हैं, जितने भी आप चेक देते हैं, ये सारे के सारे चेक आप क्या करते हैं, आप गुड फेथ के अंदर देते हैं। अब देखें यहाँ पर इसने हमें ये कहा कि चेक इज़ ऑलवेज गिवन इन गुड फेथ। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको चेक दे रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी भी एक स्टूडेंट को, किसी भी एक शख्स को चेक दे रहा हूँ, चाहे तो चेक देने का पर्पस कंप्लीट हो चुका हो, मतलब मैं उसको कह रहा हूँ कि विद इन 5 डेज़ मैं आपको जो ये पेमेंट है ये कर दूंगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट मैंने कर दी, फिर भी चेक उसके पास पड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँ तो क्या करवा सकता हूँ, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो जो भी चेक्स हम देते हैं किसी भी शख्स को, वो क्या करते हैं, वो गुड फेथ के अंदर देते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जब आप सेक्शन नंबर 3 से ऑनवर्ड जाएंगे, सेक्शन नंबर 3 और 3 के बाद कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर लगते हैं। अब ये जो आपका सेक्शन नंबर 5 है, सेक्शन नंबर 5 किस पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेशंस पर और अपील पर, लेकिन सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट देखें तो प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट हमें ये मिलती है कि जो आपकी एप्लीकेशंस और आपके सूट्स, हर किसी चीज़ पर आपकी सेक्शन नंबर 5 कंडोनेशन ऑफ डिले, सफिशेंट काज की एप्लीकेशन मूव हो रही होती है। अगर तो लॉ के अंदर जो लिखा हुआ है, लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि सफिशेंट काज पर आप जो है एप्लीकेशन मूव करेंगे भी तो किस पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस पे करेंगे, आप जो है एप्लीकेशन पर या अपील पर करेंगे। ज़रा सेक्शन नंबर 5 को जब हम खोलते हैं तो सेक्शन नंबर 5 हमें क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस, एनी अपील और एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर रिवीजन और रिव्यू ऑफ जजमेंट और लीव ऑफ अपील, ठीक है, और एनी अदर एप्लीकेशन। मतलब सेक्शन नंबर 5 जो है एप्लीकेशन पर भी है, अपील पर भी है, लेकिन केस पर नहीं है। किस पर नहीं है, सूट पर, केस पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अक्सर प्रैक्टिस ऑफ द कोड ये बन चुकी है कि सूट्स पर भी एप्लीकेबल होती है। जब आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब आप जुडिशरी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है जो आपने लॉ से पढ़ा है। वहाँ पर आपने प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट नहीं लिखनी। क्या नहीं लिखनी, प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट नहीं लिखनी। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक नई चीज़ समझने को मिलेगी कि हमारे पास सूट, अक्सर स्टूडेंट से मैंने पूछा कि सूट क्या होता है, सूट मेड होता है या फाइल होता है, तो स्टूडेंट ने यही कहा कि सूट इज़ फाइल्ड, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। इसके लिए आपने याद इस तरीके से रखना है कि सूट इज़ ऑलवेज इंस्टीट्यूटेड। सूट क्या होता है हमेशा, सूट इज़ ऑलवेज इंस्टीट्यूटेड। सूट क्या होगा, इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन इंस्टीट्यूटेड होगी, नहीं, एप्लीकेशन इज ऑलवेज मेड, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अपील है, अपील फाइल नहीं होती, अपील क्या होती है, अपील इज ऑलवेज प्रिफर्ड टू द हायर कोर्ट। और उसके बाद जो केस है, केस इज ऑलवेज फाइल्ड। केस के लिए आप फाइल का वर्ड यूज़ करेंगे, सूट के लिए आप इंस्टीट्यूट का वर्ड यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन के लिए आप मेड का वर्ड यूज़ करेंगे, और अपील के लिए आप प्रेफर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे। ये हमें किसने बताया, सेक्शन नंबर 3 ने। सेक्शन नंबर 3 को जब हमने अच्छे तरीके से पढ़ा तो ये जो पार्ट 2 है ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट्स इन सेक्शन नंबर 4 to 25 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि इनको मिलाकर, every suit instituted, appeal preferred and application made after the period of limitation prescribed by the first schedule shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense। इसका मतलब ये है कि सेक्शन नंबर 3 एक जनरल रूल है। सेक्शन नंबर 3 क्या है, एक जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट है। उसने हमें ये कहा कि जब आपको शेड्यूल 2, इसके शेड्यूल के अंदर
एक टाइम लिमिट बताई गई है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपने क्या करना है, इतने टाइम पीरियड के बाद आपने ये केस फाइल नहीं करना, ये एप्लीकेशन नहीं देनी या ये अपील वगैरह नहीं करनी। तो उसके बाद भी अगर आप अपील करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं या सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो वो डिसमिस हो जाएगा, डिसमिसल ऑफ सूट में चला जाएगा। मतलब कि सेक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिसमिसल ऑफ सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप कोई भी सूट एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। लेकिन इसने फिर फर्दर ये भी बात की कि 4 से लेके 24 तक, 4 से लेके 25 तक। अब 4 से लेके 25 आखिर है क्या, ये सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। क्या है, सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, जिन एक्सेप्शंस का शेडो लेकर आप जो है वो एप्लीकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ टाइम पीरियड भी मूव कर सकते हैं। वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लास्ट डेट पर कोर्ट की छुट्टी है, कोर्ट क्लोज है किसी रीज़न की वजह से, या फिर जो है क्या है कंडोनेशन ऑफ डिले। फॉर एग्जांपल कंडोनेशन ऑफ डिले हम कब मूव करते हैं, हमारा जो सीनियर काउंसिल है वो बिज़ी है, या फिर जो है कोई विसनेजर हो गया है, ठीक है, कोरोना वगैरह का जब टाइम चल रहा था तो वहाँ पर आप कंडोनेशन ऑफ डिले की भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे। इसी के साथ साथ कोई भी एक्सवाइजेड, कोई भी सफिशिएंट काज है आपके पास, क्या है, सफिशिएंट काज मतलब वैलिड कोई रीज़न है, उसके बिहाफ पे आप सेक्शन नंबर 5 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 ने क्या कहा, सेक्शन नंबर 4 ने हमें सिंपल ये कहा, वेयर कोर्ट इज क्लोज्ड, वेयर कोर्ट इज क्लोज्ड when period expires, when period expires। कह रहा है कि अगर तो कोर्ट क्लोज हो जिस दिन पीरियड आपका एक्सपायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप अगर काउंट करें कि जो सूट को इंस्टीट्यूट करने की, एप्लीकेशन करने की जो टाइम लिमिट है फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स है, और 3 मंथ्स कि जो लास्ट डे है उस लास्ट डे पे कोई भी गवर्नमेंट की छुट्टी आ जाती है, जैसे कि अभी कल परसों जो है इकबाल डे है, तो इकबाल डे की वजह से क्या होता है, छुट्टी आ गई। अब जब छुट्टी आ गई तो फिर क्या होगा, फिर ये आपके पास एक जो है वैलिड रीजन आ जाएगा, वेयर अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। ठीक है, मतलब ये जो सेक्शन नंबर 4 है ये आपका एप्लीकेबल है किस पर, अपील पर भी और जो है आपके एप्लीकेशन पर भी, और साथ ही साथ किस पर, आपके सूट पर भी। ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज द सूट अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रिफर्ड और मेड ऑन द डे कोर्ट रीओपन्स। मतलब कि आपको एक दिन की लिमिटेशन एक्सटेंशन मिल सकती है जिस दिन कोर्ट क्लोज है। अगर एक दिन की छुट्टी है तो एक दिन, 2 दिन की छुट्टी है तो 2 डेज। तो उस दिन के बाद जब कोर्ट रीओपन होगी उस दिन आप उस दिन जो है आप वो अपना सूट वगैरह फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। कब कब आप जो है एक्सटेंशन करवा सकते हैं सर्टेन केसेस के अंदर। एनी अपील, एप्लीकेशन और रिव्यू और जजमेंट। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि सेक्शन नंबर 5 इज नॉट एप्लीकेबल इन सूट्स। सेक्शन नंबर 5 एप्लीकेबल नहीं है किस पर, सूट्स पर। ठीक है, और फॉर लीव टू अपील और एनी अदर एप्लीकेशन टू विच दिस सेक्शन मे बी मेड एप्लीकेबल बाय और एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स मे बी एडमिटेड। मतलब कि अगर आपके पास एक वैलिड रीज़न है, आप कहते हैं मेरा सीनियर काउंसिल बिजी है मॉडल कोर्ट के अंदर, मेरा जो क्लाइंट है वो उसको कोई चोट वगैरह लग गई है, वो कोर्ट के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, एडजर्नमेंट की जो एप्लीकेशन हम दे रहे होते हैं किसी भी सफिशिएंट काज की वजह से, तो अगर जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसको पता होगा कि कंडोनेशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन मूव हो रही होती है सेक्शन नंबर 5 की, वो किसी भी बिहाफ पे हो रही होती है, प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट है। लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि आपके एप्लीकेबिलिटी किस पर है, सिर्फ और सिर्फ अपील पर, एप्लीकेशन पर, या फिर रिव्यू ऑफ द जजमेंट पर। ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स मे बी एडमिटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड व्हेन द अपीलांट और applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring appeal or make an application within such period। मतलब क्या है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। जब वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो फिर क्या होगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करने की वजह से अगर तो कोर्ट आपकी सेटिस्फाई हो गई आपसे, तो फिर कोर्ट आपको सर्टेन लिमिटेशन को एक्सटेंड कर देगी। मतलब क्या, टाइम को बढ़ा देगी कि भाई आपको डेट मिल जाती है कोर्ट के अंदर तो टाइम को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है,
तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सिंपली इंट्रोडक्शन किया और इंट्रोडक्शन के साथ हमने जो है सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 5 तक पढ़ा। अगर आपको आज के इस लेक्चर से सिंपली इतना भी समझ में आ गया कि सेक्शन नंबर 3 कब एप्लीकेबल है, सेक्शन नंबर 3 क्या है, जनरल रूल हमें बताता है, ठीक है, कि अगर तो टाइम पीरियड पूरा हो गया उसके बाद आप कोई भी सूट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी जो अपील है वो फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, अपील जो है प्रिफर नहीं कर सकते। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ इन वर्ड्स की वजह से, ठीक है। लेकिन वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। हमने लॉ के अंदर पढ़ा है कि जहाँ पर भी हमारे पास जनरल रूल होगा वहाँ पर सर्टेन क्या होगी, वहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन मौजूद होगी। तो इस लॉ की जो एक्सेप्शन है वो 4 से लेकर 25 सेक्शन के अंदर आपको मिल जाती है। अब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल सेक्शन 3 की सूरत में, और सेक्शन 3 को फॉलो कौन कर रहा है? सेक्शन 3 को फॉलो कर रही है आपका स्केड्यूल। स्केड्यूल को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके पास डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स को अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 183 आर्टिकल्स हैं। 183 आर्टिकल्स को पढ़ना कैसे है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम वो भी डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ आपको पढ़ना सिखाऊंगा, पढ़ना आपने खुद से है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर्स है, तो उसको याद करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि लिमिटेशन का स्केड्यूल आपकी डायरीज़ के बैक साइड पर भी है, ठीक है। लिमिटेशन का स्केड्यूल अक्सर एडवोकेट्स के पास, मतलब के पॉकेट में भी होता है। इसका रीज़न क्या होता है? ताकि उनको पता चल सके कि किस पर्टिकुलर केस के लिए कितनी लिमिटेशन है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लिमिटेशन आपको इसके अंदर मिलेगी वो किसके अंदर मिलेगी? 60 ईयर्स का टाइम पीरियड मिलता है। तो 60 ईयर्स का टाइम पीरियड 6 मंथ्स, 30 डेज़, थर्ड डिवीज़न, उसके बाद 60 डेज़, 15 डेज़, 10 डेज़, समन्स सर्व होने के 10 डेज़ है, और 7 डेज़ भी होगा यहाँ पर। 7 डेज़, हाँ 7 डेज़ 150 CRPC के तहत फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। मतलब कि हाई कोर्ट ने उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में या कोर्ट ऑफ सेशन ने उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या किया है, एक सेंटेंस पास कर दिया डेथ का। जब डेथ का सेंटेंस पास हो जाएगा तो फिर उसके पास टाइम है 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अंदर वो अपील फाइल कर सकता है। और 60 ईयर्स का टाइम आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 149 के अंदर। 149 के अंदर आपको मिलता है कि 60 ईयर्स का टाइम पीरियड है। एनी सूट और ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सेप्ट सूट सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन व्हेन द पीरियड, मतलब कि आर्टिकल 147 148 शैल बी डिलीटेड, मतलब 147 148 डिलीट हो गए, ठीक है। और मैक्सिमम जो आपके पास टाइम पीरियड है वो कितना है, वो मतलब कि मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं, बंचेस ऑफ आर्टिकल्स जो है ये बताते हैं कि 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब होप सो कि आज का जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।